हेलो स्टूडेंट, इससे पूर्व कक्षा में जो प्रथम वीडियो बनाया था मैंने, उसमें हमने प्रारंभ किया था हिंदी अनिवार्य कक्षा 11वीं। इसमें हम पढ़ रहे हैं सबसे पहले आरोह की पुस्तक आरोह प्रारंभ किए पढ़ने, और आरोह के अंदर जो सबसे पहले स्टार्ट किया है पढ़ने वो क्या है, गद्य भाग। तो गद्य भाग के अंदर पहला जो अध्याय है वो है प्रेमचंद नाम से। और इस वीडियो में इससे पूर्व का जो वीडियो मैंने बनाया था आप लोगों के लिए, उसमें आपने पढ़ लिया होगा, जिसमें हमने प्रेमचंद जो लेखक है अपने, उनके जीवन परिचय के बारे में मैंने आपको जानकारी दी थी, जिसमें उनकी जन्म, उनकी मृत्यु, उनकी रचनाएं, ये सभी उसके अंतर्गत मैंने आपको बता दी थी। उनकी पत्नी का नाम और क्या उनका स्थिति रही थी, ये इस विषय में मैं आपको पूर्व में बता चुका हूँ। इसके बाद हम चल रहे थे प्रेमचंद से जुड़ी हुई जीवन की रचनाएं। तो मुझे आशा है सभी ने अब किताब खरीद ली होगी, तो जो बुक है उस बुक के अंदर आ जाए आप सभी। पेज संख्या 4 निकाल लें, पेज नंबर 4 पर देखेंगे अपन ने पेज नंबर 4 का पहला गद्यांश जो है पूरा कर दिया था। पेज नंबर 4 पर आगे चलेंगे अपन, पहला पैरा पूरा हो चुका है। प्रेमचंद जी के विषय में जानकारी पढ़ रहे हैं, तो आगे देखेंगे उनका आरंभिक कथा साहित्य, इनका प्रेमचंद का, कि प्रेमचंद जी जो थे उनका आरंभिक कथा साहित्य, कि उनका आरंभिक जो कथा साहित्य था वो कल्पना, संयोग और रोमानियत के ताने बाने से बुना गया था। देखो, उनका आरंभिक यानी प्रेमचंद जो थे, इन प्रेमचंद का आरंभिक यानी प्रारंभ में, शुरुआत में जो इनका कथा साहित्य था, जो इनकी कहानियों का लेखन शुरू किया इन्होंने, कथा साहित्य यानी कहानी का लेखन शुरू किया, उसमें संयोग किसी चीज के संयोग से जो कार्य हो जाता है उसे कहते हैं संयोग, रोमानियत, उनका ताना बाना, एक शब्द आया है आपके, ताना बाना तात्पर्य में समझा देता हूं। जब ताना बाना होता क्या है वास्तव में, क्योंकि कई बार ये शब्द आ जाता है, तो ताना बाना का तात्पर्य होता है जब कोई कपड़ा तैयार किया जाता है, जब कोई वस्त्र तैयार किया जाता है या कोई दरी गलीचा तैयार किया जाता है, तो उसके अंदर एक धागा ऐसे चलता है, एक धागा ऐसे चलता है। तो इन धागे जो होते हैं, इन धागों को जोड़कर जो वस्त्र तैयार करता जाता है, तो उसको कहा जाता है, खड़े और आड़े धागों को ताना और बाना कहा जाता है, यानी उनको मिलाकर जो है एक वस्त्र की तैयारी होती है। तो यहाँ पर तैयारी कर रहे हैं प्रेमचंद कहानियों की, तो उसके विषय में बात कर रहे हैं कि ताना बाना जो है उन ताने बाने से बुना गया है। देखो, दे भी दिया है इन्होंने, बुना गया है, कि ताना बाना लेकर उन्होंने क्या किया, बुनने का काम किया है। लेकिन एक कथाकार के रूप में, लेकिन एक कथाकार कहते हैं कहानी लिखने वाले को, कहानी कहने वाले को, कि एक कथाकार के रूप में उन्होंने लगातार विकास किया। एक कथाकार के रूप में उन्होंने क्या किया, लगातार वो विकास जो है करते चले गए, आगे बढ़ते चले गए। और पंच परमेश्वर, जो कि ये प्रसिद्ध कहानी रही है, पंच परमेश्वर जैसी कहानी तथा सेवा सदन जैसे उपन्यास के साथ सामाजिक जीवन को कहानी का आधार बनाने वाली यथार्थवादी कला के अग्रदूत के रूप में सामने आए। देखो क्या किया कि इन्होंने पंच परमेश्वर, इनकी कहानी की एक बहुत प्रसिद्ध पंच परमेश्वर और सेवा सदन जैसा उपन्यास, इनके साथ में सामाजिक जीवन, जो समाज में जो लोगों का जीवन है उसको कहानी का आधार बनाया इन्होंने। सामाजिक जीवन से जुड़ी हुई घटनाएं लेकर उनको अपनी कहानियों का आधार बनाना प्रारंभ किया, तो उसको अपनी कहानी का आधार बनाया। और साथ में यथार्थवादी कला के अग्रदूत के रूप में सामने आए। यथार्थ कहते हैं वास्तव को, ये यथार्थ शब्द आपके बार बार में आया, इसका मतलब आप लोग याद कर लें अच्छे से। यथार्थ का मतलब है वास्तविक है ना, यथार्थ यानी वास्तविक जो है, यथार्थ का मतलब है वास्तविक, धरातल जो है, वास्तविक चीज जो है, जो अभी वास्तव से जुड़ी है, वर्तमान से जुड़ी हुई है। तो ये कह रहे हैं यथार्थवाद स्वयं उन्हीं की गढ़ी हुई, यथार्थवाद कला के अग्रदूत, यानी जो वास्तविक चीजों से जुड़ी हुई चीजें उसके अग्रदूत, ये भी देख लो, साथ के साथ कठिन शब्दार्थ समझते चलोगे। अग्रदूत, जैसे जैसे आपका शब्दों का भंडार बढ़ेगा वैसे वैसे ही आपके लेखन क्षमता और ज्ञान बढ़ता चला जाएगा। अग्रदूत का मतलब होता है आगे चलने वाला अग्रदूत, जो किसी चीज में आगे चला हो वो कहलाता है अग्रदूत। तो क्या कह रहे हैं कि
ये कला के यथार्थवादी कला यानी जो वास्तविक जीवन से जुड़ी हुई कला है उसके अग्रदूत के रूप में सामने आए। यथार्थवाद के भीतर भी आदर्शोन्मुख यथार्थवाद से, अब यथार्थवाद में भी क्या थे, आदर्शोन्मुख। आदर्शोन्मुख आदर्शोन्मुख का मतलब है आदर्श की तरफ उन्मुख। उन्मुख का मतलब होता है आदर्श की तरफ जाता हुआ, आदर्श की तरफ बढ़ता हुआ, आदर्शोन्मुख। लिख देता हूं इसका भी मीन्स, आदर्श की तरफ उन्मुख भी कह सकते हैं अपन, आदर्श की तरफ उन्मुख भी कह सकते हैं, या फिर बढ़ता हुआ भी कह सकते हैं। बढ़ता हुआ, आदर्श की तरफ क्या करता है, बढ़ता हुआ। तो इनका यथार्थवाद भी कैसा यथार्थवाद था, इनके यथार्थवाद के भीतर भी आदर्शोन्मुख यानी आदर्श की तरफ बढ़ता हुआ यथार्थवाद से आलोचनात्मक, आलोचना जिसमें गुण दोषों का चित्रण किया गया हो। आपके आलोचना शब्द आएगा, कभी कभी प्रश्न आ जाता है कि इसकी आलोचनात्मक वर्णन कीजिए। तो आलोचनात्मक वर्णन का तात्पर्य होता है जिसके गुण दोष दोनों साथ में ले, वो होता है आलोचनात्मक। तो आलोचनात्मक यथार्थवाद तक की विकास यात्रा प्रेमचंद ने की, यानी इन्होंने क्या किया, आलोचनात्मक विकास की यात्रा जो है उसकी प्रेमचंद यानी उनके गुण दोषों को लेते हुए प्रेमचंद अपने जीवन काल में अपनी आदर्शोन्मुखी यथार्थवादी रचनाएं जो थी उन रचनाओं में आगे बढ़ते चले गए। आदर्शोन्मुख यथार्थवाद स्वयं उन्हीं की गढ़ी हुई संज्ञा है कि ये जो आदर्शोन्मुख यथार्थवाद, इन्होंने एक नाम दिया रचनाओं का आदर्शोन्मुख, आदर्शोन्मुख यथार्थवाद, ये नाम दिया है इन्होंने इनकी रचनाओं को। इनकी प्रारंभिक रचनाएं जो थी वो आदर्श स्थापित करने वाली थी। तो आदर्शोन्मुख यथार्थवाद जो थी वो स्वयं प्रेमचंद के द्वारा ही गढ़ी हुई यानी दी हुई संज्ञा, संज्ञा जैसा कि आप जानते हो नाम, तो क्या था, संज्ञा थी यानी नाम था। फिर आगे चलते हैं, ये कहानी और उपन्यास के क्षेत्र में किए गए उनके ऐसे रचनात्मक प्रयासों पर लागू होती है जो कटु यथार्थ का चित्रण करते हुए समस्याओं और अंतर्विरोधों को अंत्यतः एक आदर्शवादी और मनोवांछित समाधान तक पहुंचा देती है। देखो क्या कह रहे हैं कि इन्होंने कहानी और उपन्यास कि इन्होंने क्या किया, कहानी और उपन्यास कि एक तरफ तो कहानी और दूसरी तरफ उपन्यास इनके क्षेत्र में किए गए, कि इनके क्षेत्र में जो किए गए उनके ऐसे रचनात्मक प्रयासों पर कि उन्होंने जो रचनात्मक प्रयास किए उस पर लागू होती है। और कटु यथार्थ, कटु यानी कड़वा, वास्तविक जो कटु यथार्थ जिसको हम कड़वा सत्य कह सकते हैं, उस कटु यथार्थ का यानी वास्तविक जो कड़वा सत्य था उसका चित्रण करते हुए समस्याओं यानी जो समस्याएं थी और अंतर्विरोध का मतलब है मन में उठने वाले विरोधी विचारों का टकराव, उन अंतर्विरोधों को अंततः यानी अंत में जाकर एक आदर्शवादी मनोवांछित समाधान तक पहुंचा देती है। एक आदर्शवादी मनोवांछित समाधान जो होता है वहां तक उसको पहुंचा देती है। इसके अलावा इनके द्वारा लिखी गई सेवा सदन और प्रेमाश्रम आदि उपन्यास, पंच परमेश्वर, बड़े घर की बेटी, नमक का दारोगा आदि कहानियां ऐसी ही हैं। अब देखो इन्होंने साथ में क्या कहा है, इन्होंने कहा है कि सेवा सदन, प्रेमाश्रम आदि जो उपन्यास है इनके द्वारा लिखे गए सेवा सदन, प्रेमाश्रम आदि उपन्यास और पंच परमेश्वर, बड़े घर की बेटी, नमक का दारोगा आदि कहानियां ऐसी ही हैं। ऐसी कैसी, आदर्शवादी जो आदर्श स्थापित करती है, जो एक आदर्श स्थापित करने वाली है, जो आदर्शों को यथार्थवाद की तरफ लेकर जाती है, एक आदर्श स्थापित करती है, ऐसी ही कहानियां हैं। बाद में उनकी रचनाओं में ये आदर्शवादी प्रवृत्ति कम होती गई, लेकिन जैसे जैसे रचनाएं करते गए उनकी ये आदर्शवादी प्रवृत्ति जो है वो क्या होती गई, कम होती गई और धीरे धीरे वे ऐसी स्थिति तक पहुंचे जहां कठोर वास्तविकता को प्रस्तुत करने में किसी तरह का समझौता नहीं करते और धीरे धीरे ऐसी परिस्थिति में पहुंच गए कि जहां कठोर वास्तविकता जो थी उसको प्रस्तुत करने में वे किसी भी तरीके का समझौता जो है वो समझौता
नहीं करते हैं। गोदान उपन्यास और पूस की रात, कफन आदि कहानियां इसके उदाहरण हैं कि इनके द्वारा लिखी गई गोदान उपन्यास, इनके द्वारा जो लिखा गया गोदान उपन्यास था प्रेमचंद के द्वारा लिखा हुआ, और पूस की रात और कफन ये कहानियां इसके सुंदर उदाहरण हैं, जिसमें क्या है, आदर्शवाद कम है और वास्तविकता को ज्यादा दर्शाने की कोशिश की है। आदर्शवाद किसे कहते हैं, आपके मन में विचार आ रहा होगा, मैं समझा दूं आपको यहाँ थोड़ा सा कि आदर्शवाद का तात्पर्य बहुत अच्छे बनकर दिखाना, एक आदर्श स्थापित करना लोगों के लिए, उसे कहते हैं आदर्शवाद। लेकिन वास्तव में ऐसा होता नहीं है। तो इनका पहली रचनाएं जो थी प्रारंभिक रचनाओं में आदर्शवाद ज्यादा दिखाई देता है, लेकिन बाद में धीरे धीरे इनकी रचनाओं में आदर्शवाद कम और वास्तविकता ज्यादा दिखाई देने लगती है। तो गोदान इनका उपन्यास, पूस की रात और कफन जो है वो इनकी कहानियां वास्तविकता से जुड़ी हुई है और उसका सुंदर उदाहरण है। नेक्स्ट अगले पेज पर आ जाएंगे आप, पेज संख्या 5 पर, पेज नंबर 5 पर। अब यहां तक अभी तक हमने जो पढ़ा ये सब था प्रेमचंद जी के विषय में, प्रेमचंद लेखक जो है उनके विषय में परिचय, हम उनके विषय में पढ़ रहे थे, उनके जीवन के विषय में पढ़ रहे थे। अब जब हम आगे बढ़ते हैं तो अब मैं बोर्ड क्लीन कर देता हूँ थोड़ा सा आपके लिए। अब अपन आगे बढ़ रहे हैं तो अपने पाठ्यक्रम में क्या आया है उसके विषय में अब हम बात करेंगे कि अपने पाठ्यक्रम में क्या लिया गया है, अपन को पढ़ना क्या है। ये तो प्रेमचंद के विषय में परिचय तो पढ़ लिया आपने, अब पाठ्यक्रम के विषय में चलते हैं। पाठ्यक्रम में जो कहानी आई है, एक अपने कहानी दी गई है पाठ्यक्रम में, और कहानी जो है उसका नाम है नमक का दारोगा। कहानी का नाम है नमक का दारोगा। नमक का दारोगा। दारोगा किसे कहते हैं जानते हो क्या आप लोग? दारोगा होता कौन है? दारोगा, दारोगा का तात्पर्य होता है निरीक्षक, हिंदी में कहते हैं निरीक्षक, और अंग्रेजी में अगर कहें तो इंस्पेक्टर। समझ गए आप लोग? भाई हिंदी में कहें तो निरीक्षक, जांच करने वाला, और अंग्रेजी में कहें तो इंस्पेक्टर। अब आप सोचो कि नमक का दारोगा, ये कैसा शीर्षक रखा है कहानी का? भाई देखो मैं आपको थोड़ा सा समझा दूं इसके विषय में। नमक का दारोगा का तात्पर्य, फिर आगे चलते हैं परिचय में। देखो ये जो क्या है, नमक का दारोगा है, आपने क्या है, जब आपको पता है कि जब देश आजाद नहीं हुआ था तो यहाँ पर अंग्रेज लोगों ने अपनी सत्ता स्थापित कर रखी थी। तो सत्ता स्थापित कर रखी थी, उस समय परिस्थितियां ऐसी थी कि उन्होंने क्या किया था, नमक पर टैक्स लगा दिया था, कर लगा दिया था नमक पर। कोई भी व्यक्ति बिना अंग्रेजी सरकार की परमिशन के, उनकी आज्ञा के बिना ना तो नमक बना सकती थी, ना नमक का व्यापार कर सकती थी, ऐसी परिस्थितियां थी। तो इस वजह से फिर गांधी जी जो थे उन्होंने दांडी की यात्रा की है। आपने पढ़ा होगा, सामाजिक में भी पढ़ा होगा, इतिहास में पढ़ा होगा कि गांधी जी जो थे उन्होंने दांडी मार्च की थी, पैदल यात्रा की थी, और अपने 78 अनुयायियों के साथ जाकर उन्होंने नमक अपने हाथ में मुट्ठी में लेकर नमक कानून तोड़ा था। तो उस समय की घटना ली इन्होंने, जिसमें नमक का क्या था, दारोगा, यानी नमक का इंस्पेक्टर। नमक विभाग में भी एक इंस्पेक्टर हुआ करता था जो नमक क्या ले जाने वालों के ऊपर ध्यान रखता था। उसको यहाँ पर लाकर इस शीर्षक के माध्यम से प्रेमचंद ने बताने की कोशिश की है। तो नमक का दारोगा, इसका प्रथम प्रकाशन, स्टार्ट करते हैं किताब से, पेज संख्या 5 पर देखिए। नमक का दारोगा, इसका प्रथम प्रकाशन, पहली बार इसका प्रकाशन हुआ, प्रथम प्रकाशन 1914 के अंदर। नमक का दारोगा जो एक कहानी है, ये क्या है, कहानी है, और इसका जो प्रथम बार प्रकाशन हुआ 1914 ईस्वी में। ये क्या है, प्रेमचंद की बहुचर्चित कहानी है। बहुचर्चित का मतलब होता है जो बहुत चर्चित रही हो, बहुचर्चित। बहुचर्चित का मतलब है बहुत प्रसिद्ध, जो बहुत चर्चा में रही हो, बहुत प्रसिद्ध। ये क्या है, कहानी है। नमक का दारोगा क्या है, एक कहानी है, और ये क्या है,
बहुत चर्चित रही है, तो इसके विषय में अपन चल रहे हैं। तो नमक का दारोगा, इसका प्रथम प्रकाशन मैंने आपको बता दिया है 1914 ईस्वी में हुआ, और ये बहुत चर्चित यानी बहुत ही प्रसिद्ध कहानी रही, जिसमें आदर्शोन्मुख यथार्थवाद के एक मुकम्मल उदाहरण के रूप में देखा जा सकता है। यानी ये जो कहानी है, अभी मैं आपसे पूर्व में बात कर चुका हूँ, आदर्शोन्मुख यानी आदर्श की तरफ बढ़ते हुए, यथार्थवाद यानी जो वास्तविक सत्य है उससे जुड़ी हुई ये कहानी है। तो ये जो कहानी है नमक का दारोगा, इसको आप अंडरलाइन कर लेंगे यहाँ पर कि ये नमक का दारोगा एक आदर्शोन्मुख यानी आदर्श स्थापित करने की तरफ बढ़ती हुई और यथार्थ को जोड़ने वाली एक कहानी है, उसका एक उदाहरण है। फिर आगे देखें, उस उदाहरण के रूप में से देखा जा सकता है कहानी में आए हुए एक मुहावरे, कहानी में एक मुहावरा दिया गया है, उसको ले तो ये धर्म के ऊपर धर्म की जीत की कहानी। जब अपन ये कहानी पढ़ेंगे तो इस कहानी के अंदर एक मुहावरा दिया गया है, और उस मुहावरे में लिखा गया है कि ये कहानी क्या है, ये कहानी है धन के ऊपर धर्म की जीत। ये कहानी क्या है, धर्म के ऊपर धन की जीत, धन के ऊपर धर्म की जीत। यानी जहां पर धन काम नहीं आया और धन काम नहीं आया और किसकी जीत हुई, धर्म की जीत हुई। यानी कर्तव्य धर्म ज्यादा बढ़ गया, धन भी बेकार हो गया। ऐसी एक कहानी इन्होंने रखी, ये इसके अंदर आया है। धन और धर्म को हम कर्मशः सद्वृत्ति और असद्वृत्ति, बुराई और अच्छाई, असत्य और सत्य इत्यादि भी कहते हैं। देखो हम अपने जीवन काल में भी क्या करते हैं कि धन और धर्म, एक तरफ धन और एक तरफ धर्म, तो जैसे हम धर्म को हमेशा सद्वृत्ति से जोड़ते हैं और धन जो है वो असद्वृत्ति की तरफ जाता है, क्योंकि धन के बल पर आदमी कुछ भी काम कर सकता है, तो इसलिए असद्वृत्ति वो बुरे काम भी कर जाता है। फिर धर्म अच्छाई का प्रतीक है और ज्यादा धन इकट्ठा करना, बुरे कामों से धन इकट्ठा करना वो बुराई का प्रतीक है। फिर सत्य और असत्य, धर्म हमें सत्य के मार्ग पर ले जाता है और धन हमें क्या कर देता है, असत्य के मार्ग की तरफ प्रवृत्त कर देता है, बुराई आने लग जाती है, हम धन इकट्ठा करने के बुरे मार्ग पर भी चल पड़ते हैं। तो इसलिए तो इत्यादि भी कहते हैं। कहानी में इनका प्रतिनिधित्व क्रमशः पंडित अलोपीदीन और मुंशी वंशीधर नामक पात्रों ने किया है। अब यहाँ पर आप लोगों को एक समझने वाली बात है, कहानी के दो पात्रों का नाम आ गया है अपने सामने, उनको देखते हैं। पहला नाम आया है जो है आपके पंडित अलोपीदीन, मैं ऐसे लिख देता हूं, पंडित लघु रूप में लिख दिया है मैंने, पंडित अलोपीदीन। पहला नाम जो है वो है पंडित अलोपीदीन, और दूसरा नाम जो है वो है मुंशी वंशीधर। दो नाम आए हैं, पहला है पंडित अलोपीदीन, दूसरा नाम है मुंशी वंशीधर। यहां अलोपीदीन जो है वो धन का, किसका प्रतिनिधित्व कर रहा है, धन का, और मुंशी वंशीधर जो है वो काय का कर रहा है, धर्म का। यानी पंडित अलोपीदीन अपने धन के एक बढ़िया पैसे वाला आदमी है, जिसके पास जमींदार है, तो अपने धन के बल पर सब कुछ जीतने की कोशिश करता है। उधर मुंशी वंशीधर अपने कर्तव्य धर्म से उसको परास्त कर देता है। ये इस कहानी में देखने को हमें मिलेगा। तो इसमें दे दिया है कि कहानी में इनका प्रतिनिधित्व कर्मश पंडित अलोपीदीन और मुंशी वंशीधर नामक पात्रों ने किया है। ईमानदारी यानी ईमानदार, कर्मयोगी जो अपना कर्म को ही अपनी योग, अपनी साधना मानता हो, अपना धर्म मानता हो, तो ईमानदार और कर्मयोगी कौन है, मुंशी वंशीधर को खरीदने में, कि ईमानदार और अपने कर्म को योग मानने वाला मुंशी वंशीधर उसको खरीदने में असफल रहने के बाद, उसको खरीदने में, किसको, मुंशी वंशीधर को, उसको खरीदने में असफल यानी सफल नहीं होने वाला, तो असफल रहने के बाद पंडित अलोपीदीन क्या करता है, पंडित अलोपीदीन अपने धन की महिमा का उपयोग कर
उन्हें नौकरी से मुअत्तिल करा देता है। देखो इसमें उर्दू मिश्रित शब्द आएंगे, पहले प्रेमचंद की भाषा के बारे में अपन पढ़ चुके थे पूर्व वीडियो में। तो इसमें क्या है कि इसमें जो पंडित अलोपीदीन है, वो पंडित अलोपीदीन अपनी धन की महिमा यानी धन के प्रभाव से, धन की महिमा का उपयोग कर उन्हें नौकरी से क्या कर देता है, मुअत्तल का मतलब निलंबित करवा देता है, नौकरी से हटवा देता है, निलंबित करवा देता है। मुअत्तिल एक उर्दू का शब्द है, मुअत्तल का मतलब होता है निलंबित करवा देना, हटवा देना। लेकिन अंत्य है सत्य, लेकिन आखिरी जो सत्य है, अंत्य सत्य यानी आखिरी जो सत्य आता है वो आगे, अंत्य सत्य के आगे उनका सिर झुक जाता है। लेकिन जो वास्तविक सत्य है, अगर हम वास्तविक सत्य की बात करें तो वास्तविक सत्य अंत, कहानी के अंत में जो वास्तविक सत्य सामने आता है उसमें यह आता है कि पंडित अलोपीदीन जो धनवान व्यक्ति है, जो नौकरी से वंशीधर को हटवा देते हैं, बाद में वही उनके सामने सिर झुका लेते हैं, वास्तविक सत्य को देखकर अपना सिर झुक जाता है। वे सरकारी महकमे से बर्खास्त वंशीधर को बहुत ऊंचे वेतन और भत्ते के साथ अपनी सारी जायदाद का स्थायी मैनेजर नियुक्त करते हैं। देखो इसमें होता क्या है कहानी के अंत में कि जो वंशीधर है वो क्या करते हैं, वंशीधर को पंडित अलोपीदीन पहले तो अपनी धन की महिमा का उपयोग करके नौकरी से हटवा देता है, लेकिन नौकरी से निकलवाने के बाद में सरकारी महकमे यानी सरकारी जो कर्मचारी के विभाग, सरकारी विभाग से हटे हुए बर्खास्त यानी जिसको हटा दिया गया और निलंबित कर दिया गया हो, ऐसे वंशीधर को बहुत ऊंचे वेतन यानी बहुत अच्छी सैलरी, बहुत अच्छा रुपया, बहुत ऊंचे वेतन और भत्ते। देखो जो मासिक वेतन यानी पूरे महीने की जो रुपया आता था वो तो था ही था, साथ में अन्य भत्ते, भत्ते का तात्पर्य जैसे कहीं जा रहे हैं तो उसका किराया, घर का किराया, बिजली का बिल, ऐसे भत्ते। तो उस समय भी जो भत्ते होते थे तो वेतन भी मिलता था और भत्ते के साथ में क्या करता है, अपनी सारी जायदाद का, कि अपनी जितनी भी जायदाद थी उस जायदाद का क्या कर देता है, स्थायी मैनेजर नियुक्त करते हैं, उसको परमानेंट स्थायी मैनेजर क्या कर लेते हैं, नियुक्त करते हैं। और गहरे अपराध बोध, और क्या होता है, गहरे यानी बहुत ही गहन अपराध बोध, जैसे मान लो किसी ने कोई अपराध किया हो और बाद में उसी को अपने अपराध पर गलानी हो, लज्जा हो, शर्म आए उसे अपने अपराध पर, तो ऐसे गहरे अपराध बोध से भरी हुई वाणी में, कि बहुत ही गहरे अपराध बोध से भरी हुई वाणी में निवेदन करते हैं। क्या निवेदन करते हैं, अलोपीदीन निवेदन करते हैं वंशीधर से, क्या निवेदन करते हैं कि परमात्मा से यही प्रार्थना है कि वे आपको सदैव वही नदी के किनारे वाला बेमुरव्वत उद्दंड किंतु धर्मनिष्ठ दारोगा बनाए रखे। देखो वो क्या प्रार्थना करते हुए नजर आते हैं पाठ में, इस कहानी के अंदर वो अपराध बोध से भरी हुई वाणी, जैसे मानो उन्होंने कोई अपराध किया हो, क्योंकि नौकरी से हटवाना एक तरीके का अपराध था, उन्होंने वंशीधर को नौकरी से निकलवा दिया अपने पैसे के बल पे, तो उन्होंने अपराध किया, तो उसका बोध था, बोध मतलब ज्ञान, उसका उन्हें ज्ञान था कि अपन ने एक अपराध किया है, तो उस अपराध से भरी हुई उस अपराध को जानने वाली वाणी में, जब अपराध किया हुआ अपराध अपन को अपने सामने होता है कि अपन ने गलती की है, तो अपन को खुद को लज्जा फील होती है, तो उसका अनुभव होते हुए उन्होंने वाणी में, उस भरी हुई वाणी में निवेदन किया कि मैं परमात्मा यानी मैं ईश्वर से यही प्रार्थना है, मेरी ईश्वर से यही प्रार्थना है कि वे आपको सदैव, कि वे हमेशा आपको क्या करें, सदैव वही नदी के किनारे वाला, कि वही नदी के किनारे वाला बेमुरव्वत, जो किसी से भी मुरव्वत नहीं करता हो, किसी से भी अपना प्यार प्रेम ना दिखाए, उद्दंड, जो अपने कार्य करने पर उद्दंड रहे, जो उसके लिए अपने कार्य अपने कर्तव्य के लिए उद्दंडी बन जाए, किंतु धर्मनिष्ठ, किंतु अपना धर्म पूरा करे, धर्मनिष्ठ बना रहे, ऐसा दारोगा बनाए रखे। ऐसा वो निवेदन करता है कि वो आपको हमेशा के लिए ऐसा दारोगा बनाए रखे। कहानी के इस अंतिम प्रसंग से पहले तक की समस्त घटनाएं प्रशासनिक और न्यायिक व्यवस्था में व्याप्त भ्रष्टाचार और उस भ्रष्टाचार की व्यापक सामाजिक स्वीकार्यता को अत्यंत साहसिक तरीके से हमारे सामने उजागर करती है। देखो क्या बताया है कि कहानी के इस अंतिम प्रसंग में,
कि कहानी के जो ये अंतिम घटना बताई है, ये अंतिम प्रसंग, ये अंतिम पंक्ति आई है, इससे पहले तक की समस्त घटनाएं, किससे पहले तक की जितनी भी घटनाएं ली गई है वो प्रशासनिक और न्यायिक, उसमें प्रशासनिक और न्यायिक, न्यायिक का मतलब होता है न्याय से जुड़ी हुई, तो प्रशासनिक और न्यायिक व्यवस्था में व्याप्त, प्रशासनिक और न्यायिक व्यवस्था में व्याप्त भ्रष्टाचार कि प्रशासन और न्याय उसमें क्या फैला हुआ है, भ्रष्टाचार फैला हुआ है, लोग धन के बल पर कुछ भी करवाना चाहते हैं। तो उस भ्रष्टाचार का व्यापक सामाजिक स्वीकार्यता कि उस समय भ्रष्टाचार कितना फैला हुआ था और लोग उसको सामाजिक रूप से कैसे स्वीकार करते थे, उसका अत्यंत साहसिक, उसका अत्यंत साहस से भरे हुए तरीके से हमारे सामने उजागर करती है। प्रेमचंद जी ने कोशिश की है कि उस समय फैले हुए समाज का भ्रष्टाचार जो था, उस भ्रष्टाचार को बड़े साहसी तरीके से, कि उस समय समाज से भ्रष्टाचार स्वीकार करता था, और उस बात को साहसी तरीके से हमारे सामने लाने की कोशिश प्रेमचंद ने इस अध्याय में, इस नमक के दारोगा कहानी में की है। ईमानदार व्यक्ति के अभिमन्यु के समान निहत्थे और अकेले पड़ते जाने की यथार्थ तस्वीर इस कहानी की बहुत बड़ी खूबी है। देखो, ईमानदार व्यक्ति, एक ईमानदार व्यक्ति, उस ईमानदार व्यक्ति के अभिमन्यु, महाभारत का एक पात्र है अभिमन्यु, आपको पता है, जिसको चक्रव्यूह तोड़ना तो आता था, लेकिन चक्रव्यूह तोड़कर वो अंदर तो चला गया, लेकिन चक्रव्यूह तोड़कर बाहर निकलना उसको नहीं आता था। तो उस वाली बात को उसका नाम लिया है कि व्यक्ति के अभिमन्यु के समान निहत्थे, निहत्थे जिसके पास में कोई हथियार नहीं है लड़ने के लिए, वो निहत्था है, और अकेले पड़ते जाने की यथार्थ तस्वीर कि वो धीरे धीरे कैसा अकेला पड़ता जाता है, उसकी यथार्थ तस्वीर इस कहानी में बहुत बड़ी बेखूबी है। यानी ये इस कहानी की बहुत बड़ी खूबी है कि एक ईमानदार व्यक्ति कैसा अभिमन्यु के समान वो निहत्था खड़ा है, लेकिन वो फिर भी क्या करता है, अकेला पड़ जाता है, क्योंकि वो ईमानदार है। धन के वाले व्यक्ति के लिए बहुत सारे लोग उसके साथ हो जाते हैं, लेकिन ईमानदार व्यक्ति निहत्था खड़ा है, उसका कोई साथ देने वाला नहीं है। और ये यथार्थ तस्वीर इस कहानी की बहुत बड़ी खूबी है। किंतु प्रेमचंद इस संदेश पर कहानी को खत्म नहीं करना चाहते। अब देखो, कहानी है तो इस कहानी में प्रेमचंद केवल यहीं पर इस कहानी को खत्म नहीं करना चाह रहे कि केवल मात्र इसी संदेश पर कहानी को खत्म कर दें। देखो वो क्या कह रहे हैं, क्योंकि उस दौर में वे मानते थे कि ऐसा यथार्थवाद हमको निराशावादी बना देता है। देखो, प्रेमचंद इसी संदेश पर कहानी खत्म नहीं करते, क्योंकि वो जानते हैं, क्या जानते हैं, कि ऐसा यथार्थवाद यानी ऐसा धरातल से जुड़ा हुआ सत्य हमको निराशावादी बना देता है। क्या कर देता है, हमारे मन में निराशाएं पैदा कर देता है, हमें निराशावादी बना देता है। मानव चरित्र पर से हमारा विश्वास उठ जाता है, और हमारा विश्वास जो मानव चरित्र पर बना हुआ है, वो मानव चरित्र पर से हमारा विश्वास क्या हो जाता है, समाप्त हो जाता है। हमको चारों तरफ बुराई बुराई नजर आने लगती है, और हमको कैसा अनुभव होता है कि हमको चारों तरफ क्या नजर आता है, बुराई और बुराई नजर आने लगती है। उपन्यास शीर्षक निबंध से इसलिए कहानी का अंत में सत्य की जीत होती है। अब देखो, उपन्यास शीर्षक निबंध से जो है, इसमें ये बात, ये जो ऊपर कथन दिया गया है, जो कि गहरे काले अक्षरों में दिया गया है, ये उपन्यास एक शीर्षक नाम से इन्होंने निबंध लिखा था, उस निबंध से लिया गया है। इसलिए कहानी के अंत में सत्य की जीत के साथ होता है। इसलिए कहानी में क्या बताइए, सत्य की जीत बताइए। क्यों बताइए सत्य की जीत? इसलिए बताइए कि अगर सत्य की जीत नहीं होती तो आदमी कभी भी फिर क्या नहीं बनता, धर्म पर अडिग नहीं रहता, अपना कर्तव्य धर्म कभी नहीं निभाता, और वो क्या बन जाता, वो बन जाता निराशावादी। कैसा बन जाता, वो बन जाता निराशावादी। निराशा उत्पन्न हो जाती है उसके मन में। इसलिए क्या किया, इसलिए प्रेमचंद ने अंत में क्या दिखाई, अंत में सत्य की जीत दिखाई। और सत्य की जीत के क्या साथ क्या दिखाया कि वंशीधर, जो कि अपने कर्तव्य धर्म के कारण पंडित अलोपीदीन को जेल पहुंचा देता है, बाद में पंडित अलोपीदीन अपने धन से उसको नौकरी से निकलवा देता है, लेकिन अंत में वही पंडित अलोपीदीन अपनी पूरी स्थायी जो पूंजी है
उसको मासिक अच्छे मासिक वेतन पर, बहुत अच्छे मासिक वेतन पर उसको नौकरी पे रखने का निवेदन करता है और साथ में भत्ते भी देता है। तो इसलिए ये जो है कहानी प्रेमचंद की कैसी कहानी है, आदर्शोन्मुख यथार्थवादी कहानी है। ये कैसी कहानी है, आदर्शोन्मुख यथार्थवादी। आप लोग याद रखिए ना इस बात को, आदर्शोन्मुख यथार्थवादी। नमक का दारोगा, ये मैं इधर लिख देता हूं, आपके इस साइड में लिख देता हूं, आदर्शोन्मुख, आदर्शोन्मुख यथार्थवादी, ठीक है, कहानी है। और कहानी कैसी है, आदर्शोन्मुख यथार्थवादी। और शीर्षक तो आपको याद हो ही जाएगा क्योंकि शीर्षक बहुत अच्छा है, नमक का दारोगा, ठीक है, नमक का दारोगा यानी नमक विभाग का निरीक्षक। बहुत ही अच्छी और रोचक कहानी है। अब अपन कल इस कहानी का प्रारंभ करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, यानी कि अगला वीडियो जो आएगा उसमें मैं इस कहानी का प्रारंभ कर दूंगा। आप अब यहाँ तक आपका कार्य यही है कि आप जो मुख्य बातें हैं इनको आप नोट करेंगे, परिचय नोट करेंगे। इसके अलावा आपके कहानी के अंत में, जहां कहानी समाप्त हो रही है उसके अंत में, यहाँ देखो पेज संख्या 19, यहाँ पर शब्द छवि दी गई है यानी कठिन शब्दार्थ। इन कठिन शब्दार्थों को उतार लेंगे, यानी पहले परिचय, पाठ परिचय करने की आवश्यकता नहीं है, लेखक का परिचय कर लेंगे, प्रेमचंद जी का, कहानी के विषय में जानकारी लिख देंगे और कठिन शब्दार्थ लिख लेंगे। इसके अलावा जो कठिन शब्दार्थ मैं आपको लिखाता हूँ बोर्ड पे से, वो भी आप लोग उतार लेंगे। तो अगले वीडियो में अब हम इस कहानी को स्टार्ट करेंगे और सभी जो है समय पर अपना जो है वर्क करते रहे ताकि मुझे किसी प्रकार की